अब कल हम लोग देखते रहते कि विकास की हम लोग जिस तरीके से बात किए यही था ना। विकास की बात किए और विकास को देखा हम लोगों ने कि अब विकास किस संदर्भ में है कि नहीं है, एक बहुत व्यापक शब्द है और एक अधूरा शब्द भी है। अगर सीधे हम लोग अगर विकास कर अगर बोल रहे हैं तो शायद हम उसमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, या फिर हम मैंने बस हवा में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के कल विकास के बारे में ही सब चीज़ क्या किया गया, देखा गया। अब यहाँ पे बहुत सिंपल दिया है कार्यकलाप। ठीक है, बीएमआई एक चीज़ होता है। ठीक है, शरीर द्रव्यमान सूचकांक होता है। देखो यहाँ पे यह ज्ञात करने के लिए कि क्या हम उचित प्रकार से पोषित है, एक तरीका है जिसे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक बोला जाता है। क्या? वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक, बीएमआई। समझ में आ रहा? इसकी गणना सरल है। कैसे करते हैं? तो कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करे। हमने देखो बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? द्रव्यमान। क्या बोल रहा है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? तरल पदार्थ। देखो यहाँ पे भार उसका हो गया, भार होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो गया? भार। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी क्या है, हाइट कितनी है, कितनी हाइट, और तुम्हारा वेट कितना है। समझ में आ रहा? जैसे हर किसी का एक अपना बीएमआई होगा कि नहीं होगा? अभी बीएमआई अगर देखें हम लोग तो क्या होगा, ये मतलब हाइट और वेट का एक औसत मान होगा। यही होगा ना? हाइट प्लस वेट का औसत मान कितना से भाग करेंगे? 100 से। दो है ना, यहाँ पे हाइट और वेट है तो औसत वेट कितना होगा? दो। जितनी संख्या रहेगी ऊपर उतना नीचे से क्या कर देंगे? भागा कर देंगे। ऊपर की संख्या को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ते ही थे ना। अब सपोज करो कि तुम्हारा है हाइट, मान लो कि तुम्हारा कुछ सेंटीमीटर मान लेते हैं, 120, 30, 40 जो भी है। अब प्लस वेट मान लेते हैं कि क्या? वेट। अब वेट किलो में लेंगे तो सेंटीमीटर में हाइट जो निकाले हमें किस में लेना पड़ेगा? मीटर में लेना पड़ेगा। देखेंगे हम लोग आगे चल के। देखो यहाँ पे प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करे। प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में ले, कोई दिक्कत? फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा रखते हुए उसकी ऊंचाई को क्या करना है? नाप लेना है। सेंटीमीटर में नापी गई ऊंचाई का माप सही माप करें। किलोग्राम में व्यस्त भार को ऊंचाई वर्ग में से क्या कर दें? भाग दे दें। आपको जो अंक प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा? बीएमआई कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इस पुस्तक के पृष्ठ 90 और 91 पर दी गई आयु अनुसार बीएम अनुसार क्या करें? तालिका देखें। देखो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। अच्छा 90 91 में पीछे जाओ। 90 91 में तुम लोग जाओ पीछे। हाँ हाँ दिया है, तो दिया है 90 91 में। देखा है ना? द्रव्यमान सूचकांक तालिकी मैंने 14 वर्ष का। ठीक है, द्रव्यमान बच्चे का कितना होना चाहिए? सामान्य में कितना होना चाहिए? 15.4 से 27.3 के बीच। 90 91 पेज नंबर नहीं दिया है। हर आती है भुलाए हुए पेज नंबर भी निकालने नहीं आता है। तुम पे दिया है 91 91। अपना बुक में देखो। 91। अरे यार अंदर अंदर कितना दिया? कहाँ है? जो लेसन पढ़ा रहे हैं उसको देखिए ना। आपने नहीं दिया है लेसन? यही तो पढ़ा रहे हैं। तो ये पढ़ा रहे तो देखो यहाँ पे कितना दिया है। पेज नंबर नहीं दिया आपने? दिया है कुछ नहीं। तो नहीं दिया होगा। ठीक है, बुक पुराना है। विद्यार्थी का देखो इधर बीएमआई सामान्य से कम या सामान्य से अधिक हो सकता है। यदि एक विद्यार्थी का बीएमआई -2SD से 2SD के बीच में है तो उसे सामान्य कहा जाएगा। देखो यहाँ पे यदि वह -2SD से अधिक है तो वह न्यून भारित है और उसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यदि एक विद्यार्थी की आयु 14 वर्ष 8 माह है तो उसकी बीएमआई मान लो कि
ट्रू है। यदि वह अल्पोषित है तो इसी भांति के लिए यहाँ पे यदि एक विद्यार्थी जिसका BMI 28 है और आयु 15 वर्ष से 16 माह है, उसको न्यून पर, ठीक है, 15 वर्ष 6 माह है, ठीक है, उसको न्यूनतम भारित कहा गया। विद्यार्थियों को जीवन परिस्थिति, भोजन एवं व्यायाम संबंधी आदतों को बिना किसी को लज्जित किए सामान्य रूप से क्या करें, चर्चा करें। अब यहाँ पे तुम लोग सर से बाहर निकल गया होगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, BMI देखो यहाँ पे कैसे निकाला जाता है। ऊपर क्या कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई क्या कर ले, ज्ञात कर ले। कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक बच्चे का भार किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को रखते हुए ऊंचाई का सही माप करें। सेंटीमीटर में नापी गई ऊंचाई का क्या करें, सही माप करें। किलोग्राम में व्यस्त भार को ऊंचाई के वर्ग से क्या करना है, भाग दे देना है। क्या करना है, ऊंचाई के वर्ग से क्या करना है, भाग दे देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किलोग्राम में व्यस्त जो भी भार है, ठीक है, उसको ऊंचाई के वर्ग से क्या करना है, भाग दे देना है। आपको जो अंक प्राप्त होगा वही BMI कहलाएगा। मैंने औसत तभी गलत बोल दिया, करेक्शन कर लेना उसको, ठीक है। और तो क्या करना है कि जो किलोग्राम आया, समझ में आया, उसको किससे भाग दे देना है, ऊंचाई से क्या करना है, भाग दे देना है। समझ में आया कि नहीं आया। अब ऊंचाई हमने क्या लिया था, सेंटीमीटर में था कि नहीं था, और किलोग्राम किस में था, किलोग्राम में ही था। अब देखो यहाँ पे अब किलोग्राम, ठीक है, केजी में है, ऊंचाई सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे जो यूनिट है समान क्या है, नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब ऊंचाई को सेंटीमीटर में जो दिया गया है, इसको हमें क्या करना, लाना पड़ेगा, मीटर में लाना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आ रहा। तो अब इस तरीके से हम लोग देखें यहाँ पे, तो मान लो कि किलोग्राम, मान लो कि तुम कितना किलो को, सपोज करो 50 किलो का। समझ में आया कि नहीं आया। अगर हाइट अपना नापोगी तो कितना आ जाएगा, हाइट अगर अपना नापोगी तो कितना आ जाएगा, हम्म, 4 फीट नहीं आएगा, बेसी आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में, हाँ, सेंटीमीटर में बताना है तो कितना बचाओ, थोड़ा सा सपोज करो सा, 150। चलो ठीक है, मान लो BMI हमने कितने वर्ष के लिए मापा, मान लो कि एवरेज आई हम ले लेते हैं 21 साल, ठीक है, 21 साल के लिए। तो यहाँ पे 50 बटा मान लो कि 150 के आसपास क्या कर दिया हमने, दे दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से क्या करना है, भाग देना है। ऊंचाई के क्या दिया है, वर्ग से दिया हुआ है। वर्ग का मतलब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है मेरा। जितना ऊंचाई आ रहा उसका, तो 150 क्या ले लिया हमने, मीटर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 50 बट्टा 150 को किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितना से, 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करेंगे। समझ में आया। तो 100 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 50 से 100 किस में भाग देंगे, 50 से सपोज करो कि 50 भागा 1.5 कितना आ रहा है, 33 पॉइंट कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया।
अब वहाँ पे तुम तालिका में जाओ, पीछे देखो, देखो तालिका में जाने पे देखो यहाँ पे उम्र जो दिया है, कितना साल है तुम लोगों का? 21 है ना? 18 तक दिया हो, 21 का क्या क्या है नहीं दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने देखो मैक्सिमम 29 तक क्या हो गया है, आ गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समान है 29 तक है कि नहीं है? तो 17 या 18 ही साल तक का हम कितना साल के लिए हैं? 21 साल 22 साल के लिए। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो एक रेंज होगा कि नहीं होगा? अब ऐसे निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? सब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही हर एक क्लास का क्या करेंगे, मान लो कि एवरेज हमने औसत ले लिया, नहीं समझ में आया? एक क्लास में मान लो अगर मान लो कोई 9th में है तो 9th में हम एवरेज आयु नहीं मान लेंगे कि 9th के जो बच्चे 13 साल 14 साल के होते हैं, तो हमने देख लिया 13 साल 14 साल एक बच्चा का हमने जान लिया। समझ में आया? सबको बोल दिया कि तुम खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ, तो किसी का भार क्या होगा? अधिक होगा। अब खुद सोचो यहाँ पे, कहाँ गया कि अब जिसका भार क्या होगा? अधिक होगा। कि किलोग्राम क्या होगा जी? जिसका अधिक होगा। समझ में आया? अगर उसकी ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। किलोग्राम अधिक होगा, ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। तो ये जो BMI उसका क्या हो जाएगा? BMI कम हो जाएगा। देखो इधर किलोग्राम मान लो कि ये 50 था, हमने किलोग्राम को क्या कर दिया? बढ़ा दिया, 60 कर दिया। ऊंचाई को हमने और क्या कर दिया? घटा दिया, मान लो 140 कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब जो BMI जो वैल्यू आएगा, अब क्या हो जाएगा? वो अधिक हो जाएगा। बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इससे क्या पता लग रहा है कि किलोग्राम अगर बढ़ जाए, हाइट घट जाए तो बौनेपन का शिकार है। इसका उल्टा भी हो सकता है, किलोग्राम क्या हो जाए? कम हो जाए, हाइट क्या हो जाए? बढ़ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसका BMI क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक जो बैलेंस की स्थिति बनी रहनी चाहिए कि नहीं चाहिए? बनी रहनी चाहिए। बनी रहनी चाहिए। तो अब क्लास में मान लो कि सारे बच्चों का हाइट तो समान नहीं होगा, सारे बच्चों को वजन बराबर नहीं होगा। सबको बोल देंगे नाप लो, एक रजिस्टर में 20 30 50 जितने भी बच्चे हैं हमने सबका नाप लिया और उसका एक एवरेज क्या किया? निकाल लिया। तो हमें एक औसत मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? उस क्लास में हम ये भी देख लेंगे कि सबसे कम से कम किसका है। होता है ना कोई कम, कोई बच्चा मान लो कि ठीक है, मान लो कि कोई किसी बच्चे का वजन क्या है? बहुत कम है, लेकिन पतला है एकदम गन्ना के जैसे, तो उसका BMI क्या आ जाएगा? सबसे कम आ जाएगा। तो हम जान लेंगे कि हाँ इसकी अगर उम्र 13 से 14 साल है तो इसका BMI कम से कम कितना है? इतना है। अब देखेंगे उसके क्या कारण है। जनरली कुपोषण का जो शिकार हो जाते हैं, ठीक है, एक होता है कम खाने से। समझ में आया कि नहीं आया? कम खाने से भी लोग कुपोषण के क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। और शरीर के आवश्यकता के मात्रा से भी अधिक खाने से लोग कुपोषण क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। दिल्ली के बच्चे ज़्यादा खाने से कुपोषण क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। देखो पीछे जाकर दिया है कि नहीं दिया, वहाँ पे क्या दिया है देखो वहाँ पे कुपोषित कमज़ोर, ठीक है। यहाँ पे जनरली क्या होती है? न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। दूसरा है कुपोषित मोटापा, यहाँ अधिकतर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा शरीर में मतलब जितना चाहिए उससे लोग क्या करते हैं? अधिक गुना लेने लगते हैं। हेवी खाना खाना शहरों में होता है, चिकन मटन नॉर्मल बात है। उसके बाद फास्ट फूड मैंने चॉकलेट आइसक्रीम जो चाहिए लड़कियों को सब क्या हो रहा है? मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़कियों को दिया है, इधर लड़कों को दिया है। अच्छा इधर लड़कों को, अच्छा है, हाँ ठीक है। तो अब समझ में आया। अब BMI किसी का भी मापना है तो नाप लेंगे कि नहीं नाप लेंगे? माप लेंगे। और माप के एक आइडियल दिया है ना यहाँ पे कि इसके अगर इसके बीच है तो ठीक है। मान लो कि कितना दिया है? 18 साल के बच्चों के लिए दिया है 16.4 से लेके 29.5 तक। यहाँ पे लड़कियों को दिया है, लड़कियों का कम है। देखो लड़कों का क्या है? थोड़ा सा अधिक है। भारत में थोड़ा सा ठीक है, एवरेज हाइट जो लड़कियों की थोड़ा सा कम है लड़कों कंपेरिजन में। एवरेज वेट भी लड़कों कंपेरिजन में लड़कियों का कम है।
समझ में आया कि नहीं आया? अब ये तालिका दिया हुआ है, आप भी एक बार इसको देख लीजिएगा। वैसे किसी का भी निकालना हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? अब दिया हुआ है ये सारा चीज़ें वहीं, ठीक है? कि अगर कोई बच्चा है, यही सब थोड़ा सा इसको देख लेना, कोई ज़्यादा इसमें अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पे दिया है मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है? अब यही है ह्यूमन HDI, यही तो है HDI। हाँ, विकास का सबसे बेहतरीन जो मापक होता है सबसे इसी को माना जाता है HDI को। देखो मानव विकास रिपोर्ट दिया है कि मानव का विकास, अगर सपोज करो कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक कमा रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं, हमने देख लिया कि जो राज्य बहुत अधिक कमा रहा है, प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ के लोग अधिक साक्षर ही होंगे, वहाँ के लोग अधिक, ठीक है? हो सकता है कि शिशु मृत्यु दर वहाँ पे भी अधिक हो, हरियाणा जैसे राज्यों में। लेकिन मानव विकास रिपोर्ट में यहाँ पे कुछ बिंदुओं को शामिल करके जो यहाँ पे निकाला जाता है, इसमें स्पष्ट तरीके से दिखाई देने लगता है। जैसे देखो, एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, फाइनली ये तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही, समझ में आ रहा है? कल मैंने बताया था आय अगर कम है तो डेफिनेटली क्या होगा कि शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? जो भी शिशु मृत्यु दर उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसके पास संसाधन की जो भी वस्तु है उसके पास उपलब्ध नहीं है। पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंड के बारे में सोचने लगेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आय को देखा हमने कि सही तरीका क्या है मापने का, विकास को सही तरीका मापने का एक ही एक चीज़ क्या है, मौजूद नहीं है, दिक्कत है उसमें। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है, जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक, जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना के लिए प्रयोग किए। ऐसे ही सूचकों में पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य, शिक्षा और सूचकों की आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब साफ साफ ये UNDP है, UNDP द्वारा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सुन लो सब, लिख लेना जाके, लेक्चर देखना तो, ठीक है? यूनाइटेड नेशन, लिख देता हूँ यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है? हाँ हेलो, ठीक है? तो वहीं बोला गया कि अब विकास के लिए अब जो भी चीज़ हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ आय से काम नहीं चलेगा, यही था ना? आय से काम नहीं चलेगा, तो सोचे कि भाई अब विकास को कैसे मापा जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर हुआ कि विकास को मापने के लिए बहुत सारे क्या है मापदंड है, लेकिन सोचो अब सारे एक एक मापदंडों को लिया जाए तो इसको मापना क्या हो जाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा। तो होता है ना कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को लेके हम क्या कर लें, माप लें, कर दें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, 3 चीज़ें आया HDI को नापने के लिए। HDI को UPSC पूछ चुका है। पहला क्या दिखाया, शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा आय, ठीक है? प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पे 3 चीज़ों को अगर हम लोग किसी भी देश में लागू कर दे तो वहाँ का HDI हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब कि आय काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ आय ही इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस आय का स्वास्थ्य और शिक्षा में खर्च किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये अपने आप में क्या कर रहा है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अब जिस देश के लोग जितना बेहतर कमा रहे हैं, कमाते हुए अपने स्वास्थ्य और शिक्षा पे जितना अधिक क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उस देश का HDI क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा।
अब यहाँ पे सेविंग वेविंग से कोई मतलब क्या है? नहीं है। ये नहीं बैंक बैलेंस हमारा इतना होना चाहिए, वरना अमेरिका फिर क्या कर जाएगा? टॉप कर जाएगा। और ऐसे देशों में तुम लोग देखोगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पता है ना, देखो कितना उच्च अक्षांश में है, कितना ठंडा है वहाँ पे। भौगोलिक परिस्थिति ऐसा है कि वहाँ पे मैंने सरवाइव करना मतलब मुश्किल है, लेकिन यहाँ वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने पूरे वर्ल्ड में लगभग 190 देश प्लस में जब काउंटिंग किया जाता है तो वैसे देश क्या करते हैं? टॉप करते हैं। और भारत का स्थान लगभग 150, 135, 140 होता है। समझ पा रही हो कि नहीं पा रही हो? तो यहाँ पे HDI में अब भारत की औकात पता लगती है कि भारत क्या है वास्तव में, क्योंकि HDI ऐसा चीज़ है यहाँ पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, समझ में आ रहा है? मैंने रिपोर्ट है यहाँ पे, लेकिन वो जो रैंक निकाला जाता है ना, उसको रैंक को क्या बोलते हैं? इंडेक्स। ठीक है, सूचकांक बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को मूलतः कल समझाना था, इसी को मैंने रुका हुआ था। देखो, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2018 की मानव रिपोर्ट के कुछ संबंध आंकड़ों पर दृष्टि डालना क्या होगा? रुचिकर होगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2017 का क्या है आंकड़ा है, याद नहीं करना है इसको, क्योंकि ये जब भी पूछता है अब 2020 का आने वाला होगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे श्रीलंका में कितनी प्रति व्यक्ति आय? भारत से अधिक है कि नहीं है? देखो यहाँ पे जन्म के समय संभावित आयु कितना है वहाँ पे? 75.5। औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक 10.9 है। विश्व में मानव सूचकांक श्रीलंका कितना बेहतरीन है? एक कितना है? 76 है। भारत का देखो कितना है? 130। सोचो कितना अंतर है। श्रीलंका का छोटा सा देश, प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या कम है, भले उसकी कमाई ओवरऑल कम है, जनसंख्या भी तो कम है। बोलते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, कमाई भले उनकी कम है, लेकिन संख्या कम होने के कारण उनको जो जो चाहिए सब क्या हो रहा है? मिल रहा है। जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि कमाई ओवरऑल हमें दिखता है बहुत बड़ा, लेकिन जो जो चाहिए शायद उनको नहीं मिलता है। देखो यहाँ पे म्यांमार है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। दिया है कि नहीं दिया यहाँ पे? कोई दिक्कत? तो देखो आसपास हम लोगों से, ठीक है, नेपाल से ठीक है हम लोग, ठीक है, मैंने बाकी पड़ोसी देशों से श्रीलंका को छोड़ के हम लोग क्या है, बाकी से ठीक है, यही ना? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। कह रहा है कि क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से क्या है? आगे है। वहाँ के लोग भी बहुत दिन जी रहे हैं, ठीक है, और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। तालिका 1.6 यह भी दिखाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभावित में पीछे नहीं है। HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक क्या है? जरूरी है, कहा गया। अब जिसमें देखो जो भी विकसित देश हैं उनकी रैंक खराब होने लगी, तो उनको लगा कि कुछ और भी इसमें चीज़ जोड़ के अपना रैंक को क्या किया जाए? बेहतर किया जाए। तो अब 3 चीज़ों के अलावा और भी उसमें क्या किया गया है? हाँ ठीक है, हाँ जोड़ा गया है, कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें जोड़ा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वो 3 चीज़ों को, मैंने 3 चीज़ें तो मेन है ही है यहाँ पे, सब में इसमें कर दिया, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है और आय है। सबके लिए पॉइंट निर्धारित कर दिया गया है। समझ में आया? 0 से 1 पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? 0 से 1 पॉइंट, 0 से 1 पॉइंट। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अब मान लो किसी देश की शिक्षा अच्छी है तो 0 से 1 के बीच, मैंने मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। अब 0 से आगे 0.1, 0.3, 0.4। इस बार यूपीपीसीएस ने पूछ लिया था, यूपीपीसीएस नहीं, बीपीएससी ने पूछा हुआ था कि मानव विकास सूचकांक में
भारत का, ठीक है, रैंक नहीं पूछा था उसने, रैंक की जगह उसने यही पूछ लिया था, ये आंकड़ा है, ठीक है। अब किसी देश से मान लो कि शिक्षा में मान लो कि भारत का 0.5 आ गया, ठीक है, स्वास्थ्य में मान लो कि 0.2 आ गया, ये शायद, ठीक है, मुझे लग रहा है कि 0 में नहीं रहता है, 0 से 100 में रहता है रैंक, 0 से 100 में, ठीक है। मान लो शिक्षा में मान लो कि 50 आ गया भारत का, स्वास्थ्य में मान लो कि 30 आ गया, आय में मान लो कि 20 आ गया, समझ में आया। अब इसका एवरेज निकाल देंगे हम लोग, नहीं निकल जाएगा, निकल तो भारत का क्या निकल जाएगा, HDI, जाएगा। समझ में आया। तो यही वैल्यू को पूछ लिया था, मैंने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था क्योंकि इतना याद नहीं रहता है, सबका दिमाग घूम गया था कि हर बार रैंक पूछ रहा है, अभी इसमें दे दिया गया है, क्योंकि शिक्षा में होगा ना कुछ इसको भी मापने का तरीका होगा कि नहीं होगा। होगा। शिक्षा है, मान लो कि लोग देखते होंगे से शिक्षा है, कुछ ना कुछ लोग इसमें क्या करते होंगे, देखते होंगे कि कितना लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षरता दर वहाँ पे क्या है कि नहीं है, कितने मैट्रिक है, कितने नॉन मैट्रिक है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट है, सबको मिला के ओवरऑल फिर शिक्षा में कुछ ना कुछ अंक मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। मिलता होगा। तो ये अंक कैसे दिया जाता है, तो अब मैं कंफर्म हूँ, 0 से लेके कितना तक, 100 के बीच। मान लो कि भारत का अंक शिक्षा में मान लो कि 40 अंक मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। कितना में, 100 में 40। शिक्षा स्वास्थ्य में मान लो मिल गया, ठीक है, स्वास्थ्य में जो अंक मिल गया भारत का, मान लो कि स्वास्थ्य स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, 35 मान लेते हैं, ठीक है। और कितना था, आय में भारत के प्रति व्यक्ति आय और क्या आया, खराब है, कम है, आय में मान लो 30 हो गया, समझ में आया। अब टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 3 7 3 10, 105 आया। 105 का औसत निकालेंगे तो औसत 105 का कितना, सॉरी, शिक्षा स्वास्थ्य आय का औसत कितना हो जाएगा, शिक्षा यही होता है ना। अब कुछ करना नहीं है, औसत समझ में आता है ना, कितना चीज़ है, 3 चीज़ है, 3 चीज़ है, तो तीनों को क्या करना है, जोड़ के 3 से भाग कर 3 से भाग कर देना है, यही समस्या है। ठीक है, तो औसत एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज, इसमें अगर एवरेज, ठीक है, मान लो कि शिक्षा हो गया प्लस स्वास्थ्य प्लस आय, यही है ना, कितना 3, शिक्षा में कितना दिए थे, 40 35 प्लस 3, यही था ना, डिवाइड बाई 30 था। अब निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 30 70 30 100 105 बटा 3 कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 3 3 9 और 5 3 15, 35 3 105, समझ में आया। अब ये कितना आ गया, भारत का HDI, भारत का HDI अंक कितना आ गया, 35 आ गया। अब इसी को BPSC ने क्या कर लिया था, पूछ लिया था, समझ में आया। वो यहाँ नहीं पूछा शिक्षा स्वास्थ्य आय, इसीलिए जब भी देखा जाता है HDI को, शिक्षा को रैंक रेलवे वगैरह में डायरेक्ट पूछ लेता है, समझ में आया, यहाँ जरूरी हो जाता है। UPSC क्या करता है कि दे देगा कि शिक्षा में भारत को इतना अंक मिला, स्वास्थ्य में इतना अंक मिला, आय में इतना अंक मिला। अब तीनों जब तक क्लियर नहीं रहेगा दिक्कत हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो हर साल निकलता है रिपोर्ट, इसको ध्यान देना पड़ता है। बुझाया कि नहीं बुझा इतना, तो क्लियर करना सब इसको, ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? तो क्यों नहीं सोचेंगे, जरूर सोचेंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन वही है कि मापने की जो प्रक्रिया जितना आसान हो, एक बैलेंस हो, उतना क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। नहीं तो सारे, अब सोचो 100 आंकड़ा उसमें लगा दिया जाए, मैंने 100 चीज़ों को, शिक्षा क्या है, पानी क्या है, बिजली क्या है, और हर एक चीज़ों को उसमें जोड़ दिया जाए, सोचो कितना वो जटिल हो जाएगा। तो वही चीज़ मापो जिससे कि हमारा क्या है, मतलब ज़िंदगी का क्या है, मतलब प्राइमरी अंग है,
जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, है कि नहीं है? कि अगर तुम मनुष्य हो, होमोसेपियंस हो, तो ये एकदम प्राइमरी चीज़ क्या होना चाहिए? होना चाहिए। यही अंतर है ना मनुष्य और जानवरों में। नहीं, वरना खाना भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, खाना को प्रायोरिटी दिया गया इसमें? नहीं दिया गया। एक ही चीज़ का प्रायोरिटी दिया गया यहाँ पे, आय के माध्यम से शिक्षा और क्या करना है? पूरा करना है, स्वास्थ्य को पूरा करना है। जानवर नहीं पूरा कर पाएंगे, अपने से इलाज कर पाएंगे वे? नहीं। पढ़ लिख पाएंगे वे? नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही दो चीज़ है जो कहीं न कहीं, ठीक है, उनको, ठीक है, मतलब उनसे हम क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अब विकास की धारणता दिया हुआ है, हाँ, धारण करने वाला, विकास को धारण करने वाला, ठीक है, धारण। हम विकास के, हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर ऊंचा और कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय क्या है? नहीं है। नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि विकास का, ठीक है, वर्तमान प्रकार और स्तर क्या है? धारणीय नहीं है, ठीक है। धारण करने वाला मैंने जो भी चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से क्या लिया है? उधार लिया है। कोई भी चीज़ तुम खुद देखो यहाँ पे, क्या सारा चीज़ अतीत को ध्यान में रख के चला जाता है कि वर्तमान समय में, सॉरी, भविष्य में आने वाली चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है? कोई प्लानिंग करता है तो किसको प्लानिंग करता है बताओ? भविष्य को देख कर। ठीक है, हम यही करते हैं, ठीक है, कि भविष्य की देखते हुए, ठीक है, भविष्य की चीज़ों को, ठीक है, मैंने आने वाले कल को देखते हुए चीज़ों के क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। लेकिन ये भी हम लोग सोचते हैं कि इसमें बीता हुआ कल के जैसा कोई गलतियाँ क्या हो जाए? ना हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अधिकतर झुकाव हमें फ्यूचर की तरफ रहता है, ना कि पास्ट की तरफ रहता है। अगर तुम्हारा झुकाव हमेशा हमेशा यहाँ है, तो इसका मतलब तुम सही दिशा में क्या कर रही हो? नहीं जा रही हो। एकदम इसको गांठ पार के रख लो। मैंने होता है ना, हर चीज़ को लेके कि पीछे 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 नहीं, वो समय बीत चुका है, अब समय आगे आने वाला है, वर्तमान। इसी को लेके अब मोदी बार बार लोगों को बरगलाते रहता है, भारत का नब्ज पकड़ लिया है वो। समझ में आया कि नहीं आया? बार बार नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, क्या मतलब है? तुमको मिला है, अब तुमको लोगों ने, ठीक है, 300 सीट पार कराया है, अब तुम करके दिखाओ। बार बार पीछे के लोगों को, ठीक है, होता है, ठीक है, हर देश में, हर, ठीक है, शहर में, हर गांव घर में, हर जगह होता है पीछे जाके। इसका मतलब कि तुम अपने जिम्मेदारियों से क्या कर रही हो? पीछे हट रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमेशा एकदम देखो देखो, डायरेक्ट मतलब यही है। अब यहाँ पे एकदम कुछ भी नहीं है। पर्सनली तुम सोच के देख सकती हो इसमें कि पर्सनली अगर तुम बार बार पीछे जा रही हो, तो इसका मतलब तुम आने वाले चैलेंज से क्या कर रही हो? भाग रही हो। सीधा सा मतलब है इसको। तुमको अभी समय मिला है, अभी हो रहा है, करो। दिखाई दिया पानी का लेयर, ठीक है। हाल के प्रमाणों से पता चल रहा है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। समझ में आया कुछ क्या कर रहा है? अब बता ही नहीं रहे, सो रिस्पॉन्ड करो, क्या कहना क्या चाह रहा है यहाँ से? कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा है?
अरे रिप्लाई करो सब जल्दी, काहे नहीं करती हो? कुछ कह रहा है? क्या कह रहा है? मतलब बोल रहा है कि जिस तरह से अब पानी का उपयोग हो रहा है हम्म इसी तरह से होता रहा तो आने वाला समय में वो पानी का लेयर और मतलब गिर जाएगा। तुम क्या समझे? यही समझा। देखो यहाँ पे कह रहा है कि हाल के प्रमाणों से पता चला है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने का गंभीर क्या है संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक क्या है गिरावट आई है। देखती नहीं हो गर्मी के समय में कुओं का पानी का जल स्तर क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो क्या सिर्फ कुआं का पानी का जल स्तर गिरा हुआ है? नहीं, पूरा जो भौम जल है उस क्षेत्र का वो क्या हो गया है, नीचे नीचे गिर गया है। बिल्कुल तालाब की तरह, तालाब में होता है ना। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। कोई दिक्कत? यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जल का अति उपयोग हो रहा है? क्या बिना अति उपयोग के विकास हो सकता है? अब दोनों चीज़ें यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? लिख के लेते आना है। अब लास्ट है, अब समझ में आया कि नहीं आया कि क्या जो हम विकास कर रहे हैं उस विकास में अगर जल का इतना अधिक हम दोहन कर रहे हैं तो आने वाले समय के लिए क्या वो जल बच पाएगा? नहीं बच तो पाएगा। वास्तव में जो हम कर रहे हैं सही में विकास कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को देखो यहाँ पे, यही विकास की प्रक्रिया यही है। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना, पॉजिटिव निगेटिव। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीकरणीय साधन वो है जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं लेकिन समय के साथ ही अभी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उदाहरण के लिए दिया है कि हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह गैर नवीकरणीय क्या है, संसाधन है। नवीकरणीय थोड़े है, नहीं है। गैर परंपरागत एक परंपरागत है, गैर परंपरागत है। परंपरागत मतलब क्या होता है, जो चल रहा है सदियों से। बड़ा अंतर हो जाता है। गैर नवीकरणीय माने नवीकरणीय नहीं है, जो नया है। समझ में आया कि नहीं आया? गैर नवीकरणीय संसाधन जो नया नहीं है, गैर लगा है, ठीक है। जो नवीकरणीय है उसको पुनः मतलब दोबारा किया जा सकता है। नवीकरणीय मैंने जो नया है, समझ में आ रही नहीं आ रहा? परंपरागत मैंने जो परंपरा रूप से चल रहा है, और गैर परंपरागत मतलब जो परंपरा रूप से नहीं चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो गैर नवीकरणीय लिखा था। तो गैर नवीकरणीय लिखा हुआ है मतलब नया क्या है, नहीं है। शब्द देखो पहले का है, नहीं समझ में आया? देखो परंपरागत मैंने परंपरा रूप से क्या हो रहा है, चल रहा है। परंपरा रूप से क्या चल रहा है, क्या ये परंपरा रूप से तुम्हारा ये न्यूक्लियर बिजली चल रहा था, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? भाप वाला चल रहा था। परंपरा रूप से जो भी डीजल कोयला था उसी से क्या हो रहा था, चल रहा था। समझ में आ कि नहीं आया? तो परंपरा से क्या बना लिया हम लोग, गैर परंपरागत बना लिए। अब जो परंपरागत रूप से नहीं चल रहा था, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर पावर एनर्जी, कोई दिक्कत? उसी तरीके से यहाँ पे क्या दिया है, नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब नया। अब इसका संबंध किससे हो जाएगा, गैर परंपरागत से। अब दूसरा क्या दे देगा, गैर नवीकरणीय मैंने जो नया नहीं, इसका संबंध किससे हो जाएगा, परंपरागत से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
एग्ज़ाम में कितने बार आता है तो माइंड सेट कभी कभी होता है तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं, लगता है कि पढ़ सही रहे हैं, सोच हम लोग गलत दिशा में रहे होते हैं। कोई ठीक है, दिया हुआ है कुछ नहीं, कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार यहाँ पे दिया हुआ है बैरल में, क्योंकि विज्ञान का इतना विकसित हो चुका है कि पृथ्वी के नीचे, ठीक है, बहुत सारे यंत्र आ चुके हैं, उससे पता लगा लिया जाता है कि इस क्षेत्र में कितना क्या होगा, डीजल होगा कितना, मतलब कच्चा तेल होता है ना, कच्चा तेल कितना होगा। देखिए तुम लोग कैसे निकाला जाता है कच्चा तेल, समुद्रों में से निकल सकता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों से भी निकल सकता है, ठीक है। यदि तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुपात को दर्शाती है, अधिक महत्वपूर्ण यह है कि बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो ये भंडार कितने वर्ष तक क्या होंगे, चलेंगे, क्योंकि टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 807 बिलियन बैरल यहाँ पे दिया हुआ है, बुझाया कि नहीं बुझाया। मध्य पूर्व क्षेत्र में क्रूड ऑयल है क्या, कच्चा तेल, कच्चा तेल माने क्रूड ऑयल, यही होता है ना, क्रूड ऑयल माने क्या होता है, कच्चा तेल। मध्य पूर्व में 807.7 मिलियन है, समझ में आया कि नहीं आया। इसका अगर उपयोग किया जा रहा है जिस तरीके से वर्तमान में किया जा रहा है, मात्र 70 साल में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में मान लो कि 50,000 मिलियन क्या है, बैरल है, बैरल बोलते हैं, बैटल दिया हुआ है, बैरल, महज 10.5 साल में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत पूरे विश्व में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरे विश्व में कितना दिया है, 1696, मैंने भंडार है ओवरऑल पूरे, मैंने पृथ्वी के नीचे इतना है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो 50.2 साल में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट विकल्प का तलाश कर रहे हैं, सौर ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा देने की कोशिश किया जा रहा है, विंड एनर्जी को बढ़ावा देने की कोशिश किया जा रहा है कि नहीं है। ऊर्जा के, ठीक है, वैकल्पिक स्रोतों की क्या की जा रही है, तलाश की जा रही है। अभी सेल गैस की तलाश की जा रही है, सेल गैस, समझ में आया कि नहीं है। जहाँ पे अवसादी चट्टान वगैरह रहेगा वहीं पे क्या मिल जाएगा, सेल गैस भी मिल जाएगा। जहाँ से क्रूड ऑयल वाला निकलता है वहाँ पे ज़्यादा संभावना है, जहाँ कोयला वाला है वहाँ से सेल गैस की ज़्यादा संभावना है। सेल गैस कहाँ मिलेगा, अवसादी चट्टान में मिलेगा ना। अब खोजेंगे हम अग्नि चट्टान में तो मिलेगा, वहाँ मिलेगा नहीं, जीवाश्म है ही नहीं वहाँ, तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। चलो, यह संपूर्ण विश्व के लिए, किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां हैं। यह भंडार केवल 50 वर्ष तक समाप्त हो जाएंगे। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है, इसके पास तेल का पर्याप्त भंडार नहीं है। तेल की कीमत बढ़ती है तो प्रत्येक पर क्या पड़ता है, भार पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन वे इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। अब देखो क्यों बार बार अमेरिका, यूएसए है कि नहीं है, यूएसए बार बार कहाँ हावी रहता है, जो पश्चिमी एशिया में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि पश्चिमी एशिया में उसका तेल का इंटरेस्ट इतना अधिक है, उसको लेके हर जगह, मैंने मानव अधिकार के नाम पे, किसी के नाम पे यहाँ पे कुछ होगा तुरंत अपना सेना भेज देगा यहाँ पे। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। सऊदी अरब, हाँ, मैंने सऊदी अरब के साथ वैसे भी अमेरिका का संबंध बहुत अच्छा है, ठीक है। अब सऊदी अरब के साथ अमेरिका का संबंध अच्छा है तो ईरान इराक के साथ अच्छा होगा, नहीं होगा। फिर वही है, चाणक्य नीति वाली बात हो जाती है, सुन्नी शिया वाला मामला हो जाएगा और वे लोग होने ही नहीं देंगे वे, ठीक है। तो अभी ईरान और कहाँ पे, यूएसए में 36 का आंकड़ा चल रहा है। बीच में लग रहा था कि फिर से कहीं युद्ध ना हो जाए। विकास की धारणता का प्रश्न इस प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल विषय खड़ा कर देता है। क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है, चर्चा कीजिए। अब थोड़ा सोचना है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए आप भारत के लिए आने वाले समय में किन समस्याओं का पूर्वानुमान करते हैं, बुझाया कि नहीं बुझाया। तो टॉपिक मेरे ख्याल से यही था कि और है अभी। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। जब भी पर्यावरण में सोचो, बिल्कुल सिंपल सोच है। अगर एक गांव है कि नहीं है,
तुम कितना भी अमीर क्यों ना हो, तुम चाह रही हो कि एकदम शुद्ध हवा हम ले रहे हैं, बगल वाले गरीब है, झुग्गी झोपड़ी मौजूद है, अगर वहाँ पे अगर उस घर से रसोई का अगर धुआं, आग वाला धुआं निकल रहा है, तो क्या उसको कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। ठीक वही चीज़ किसका है? पर्यावरण का है। औद्योगिकरण के समय में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब इंग्लैंड में हुआ, अमेरिका में हुआ, लोगों ने तो कर लिया उस समय, लेकिन उसका खामियाज आगे चल के पूरी दुनिया को क्या करना पड़ा? भुगतना पड़ा। क्या यार राज्य सीमा का ख्याल रखेगा? नहीं रखेगा। अब भारत में कुछ हो रहा है तो क्या उसका धुआं पाकिस्तान में नहीं जाएगा? जाएगा ही। क्या उसको लोग रोक सकते हैं? नहीं। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसीलिए विकास पर बहस क्या है अभी भी जारी है कि वाकई में विकास होता क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तुम खुद सोचो, अब इतना सब विकास के बारे में पढ़ ले कि वाकई में विकास, ठीक है, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, मैंने इतना जटिल शब्द है, इतना एक आधा अधूरा शब्द है, इतना इसमें एक विरोधाभास है कि सीधे अगर बोलते हैं हम विकास कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम कोई गारंटी नहीं है। किसी का हम गला काट रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चोरी कर रहे हैं या हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, ऐसा उसमें कुछ भी झलक नहीं रहा, क्योंकि हम इसी इकोनॉमिक्स में पढ़ के हमने जान लिया। इसीलिए बड़ी सावधानी से इकोनॉमिक्स में, ठीक है, विकास के रास्ते उसको समझने का हम लोग अभी और भी चीज़ें प्रयास करते जाएंगे, कहीं से कोई समस्याएं नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बना लेना सब। 3 नंबर का से बताइए किस तरह से बनेगा ये। देखो, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? 3। ये तो बन जाएगा ना। तो आय का कर रहा है। मान लीजिए कि देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों के प्रति व्यक्ति आय कितना है? 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000, 3 रुपये है, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। औसत प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, औसत होता है कि नहीं होता है? औसत अब कितने लोग, 3 परिवार दिया है कि नहीं दिया है? 3 परिवार दिया है, ठीक है। जैसे मान लो एक परिवार है X, एक परिवार है Y, एक परिवार है Z और चौथा परिवार है, हमने मान लेते हैं कुछ। समझ में आया कि नहीं है? क्या मान लें? क्या मान लेते हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? औसत निकालना तो कितना से भाग देना पड़ेगा? 4 से देना होगा ना। औसत कितना दिया हुआ है? 5,000 दिया है। अब क्या दिक्कत है? दिया है। अब 3 वैल्यू पता है, ये निकालना है, नहीं निकलेगा? निकाल लेगा। नहीं समझ में आया? तभी दूसरा टाइप से निकाला रही थी, इसको नहीं जानते हैं कि क्या मतलब? यहाँ पे इतना आसान है। देखो, जब भी यहाँ पे बोल दिया निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए बोल दिया गया, ठीक है, यही होता है ना औसत। क्या दिया हुआ है? मान लो कि 4 परिवार यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। 4 परिवार दिया है, लेकिन चौथे परिवार के बारे में हमें पता नहीं है, तो हमने क्या लिख लिया? पहला परिवार, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा, यही दिया ना। अब औसत निकालना है तो कितना से भागा करना पड़ेगा? 4 संख्या है। औसत प्रति व्यक्ति आय कितना दे दिया है? 5,000 दे दिया है। पहला का कितना दिया है? पहला का 4,000 दिया है। दूसरा का 7,000। 7,000। तीसरा का 3,000। 3,000।
यही है ना। चौथा का पता हमें नहीं है। कोई दिक्कत? भागा कितना? 4। 5000 है यहाँ पे, कोई दिक्कत? जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 4 11 3 14। क्या इसको भी जोड़ेंगे? क्योंकि जब भी जोड़ा जाता है समान चीज़ों के साथ जोड़ा होता है, ये पता ही नहीं हमें इसके बारे में। क्वेश्चन रहेगा 7 4 11 3 14 हजार। बुझाया कि नहीं बुझाया? प्लस कितना? 14। अब नहीं आएगा करने के लिए 4। अब तिरछा तिरछी गुणा करना आता है कि नहीं आता है? अब कैसे क्या हो लिख देंगे यहाँ पे? 5000 गुणे कितना? 4। अब बराबर कितना? 14000 प्लस कितना? 14। अब वही चीज़ है, इसको जोड़ दो और इसको गुणा करके अब इसको कहाँ पे भेजेंगे? इधर भेजेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे क्या साइन है? प्लस साइन है। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस 14000, 5 के 20 हो जाएगा। 20 में से 14000 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 6000। चौथा का कितना निकल गया हमारा? 6000। अब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब देखो, अब 6000 फिट करके देखो। 4 7 4 11 3 14। समझ में आया कि नहीं आया? 14 या 6 20 20 हुआ। अगर 20000 बटा कितना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 आएगा कि नहीं आएगा? यही तो दिया है 5000 औसत। बुझाया कि नहीं बुझाया? मैंने हम दिखा रहे हैं भर के कि सही है कि नहीं है। जो उत्तर आया है हमारा चेक कर लेते हैं बाद में कि सही है कि नहीं है। सही हुआ कि नहीं हुआ? देख लेना, सब बिल्कुल आसान होता है। अगर कोई समस्या है तो फिर पूछिएगा। नहीं समस्या आया? अब कितना का भी देगा तो हम मान लो कि ठीक है 7 का दे दें, 8 का दे दें, और एक किसी का पता नहीं है, बाकी सबका दिया तो नहीं निकाल लेंगे? निकाल देंगे। अब इसी में दे देगा, मान लो दूसरा का दे दिया, तीसरा का दे दिया, चौथा का दे दिया, पहला का नहीं दिया। समझ में आया? सबका दे दिया, औसत ही नहीं दिया, तो अब निकाल लेंगे यहाँ से। समझ में आया कि नहीं? औसत मैंने क्या है? प्रति व्यक्ति है ना यहाँ पे। प्रति व्यक्ति जो भी आए हैं, है कि नहीं? 5000। और बताओ, कोई दिक्कत है? और ये वाला 13 वाला ये क्या कर रहा है? 13 कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में भारत में वयस्कों मैंने 15 से 14 वर्ष आयु वाला जिसका BMI दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है? मैंने BMI जो दिया है 15 से 49 वर्ष आयु वाले में दिया है कि BMI सामान्य से कम BMI कितना है? 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर का अनुपात दिखाया गया है। यदि वर्ष 2015-16 में देश के विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है कि तालिका का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। केरल में कितना दिया है? 8.5%। महिला कितना दिया हुआ है? 10 दिया है। कर्नाटक में दिया है, मध्य प्रदेश में दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब ये जो दिया है पुरुष महिला, ये पुरुष महिला का क्या दिया हुआ है यहाँ पे? BMI दिया है कि नहीं दिया है? आंसर देना है उसका। अब कह रहा है कि केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण के स्तर की तुलना कीजिए। इसका मतलब कि केरल में पुरुषों की स्थिति खराब नज़र आ रही है, मध्य प्रदेश में क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा दिखाई दे रहा है। BMI इनका क्या है? 28 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महिला पुरुष 28 है। 28 है, लेकिन यहाँ पे यही है कि थोड़ा सा इसको कंपेरिजन कर दीजिएगा, ठीक है? कि यहाँ की महिलाएं भी ज़्यादा रहती हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश में लगभग हर 5 में से 1 व्यक्ति अल्पोषित क्यों है? यद्यपि तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त खाद्यान्न है। अपने शब्दों में क्या करिए? विवरण दीजिए। अब वही है, PDS वगैरह को लेकर थोड़ा सा लिख देना, है कि नहीं है? कि अभी भी सही से उसका बंटवारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है? जो गरीबी निर्धारण का जो मानक है वो बहुत सही क्या है? नहीं है, सिर्फ उसमें कैलोरी रखा जाएगा। अब पीछे से चीज़ें क्या होगा? लिंक होगा, क्योंकि अब यहाँ पे पर्याप्त खाद्यान्न है तो यहाँ पे थोड़ा सा बताने की क्या करना है? कोशिश करना है। राज्यों को शामिल कर लो। अब इसका उत्तर एक फ्रेम में हम लोग लिख ही नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3-4 डायमेंशन शामिल कर लो, थोड़ा सा दिखा दो, उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। और बताओ। हो गया? दिक्कत होगा तो कल पूछेंगे। दिक्कत होगा तो कल पूछ लेना है, ठीक है? अब कल क्या पूछ लेना? जाओ सब होमवर्क करो,
ठीक है, दिक्कत होगा तो रात ही में पूछ लेना, फिर दिन में मान लो कि लेट तक सोए रह जाएंगे तो फिर तुम लोग बन नहीं पाएगा। जाके देखो, एक नहीं होता है कि हाँ ये बन जाए कि नहीं, हमसे बन जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बनाना शुरू कर दो। देख लो एक एक क्वेश्चन पढ़ के, थोड़ा सा भी लगेगा कि डाउट है इसमें हम फंस सकते हैं, ताकि पूछ लो, क्योंकि अब पूरी ईमानदारी से यहाँ काम करना बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी से काम नहीं होगा तो फिर समस्या हो जाएगी आगे चल के। अब पता लग रहा होगा धीरे धीरे टॉपिक